फार्मर प्रोटेस्ट किसान आंदोलन दोबारा से शुरू हो चुका है और 2020-21 में हमें कुछ इस तरह के नज़ारे देखने को मिले थे। और आपने एक चीज नोटिस करी कि क्यों ये प्रोटेस्ट हमें किसी न किसी बड़े इवेंट से पहले देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि भारत में अभी 2024 के जनरल इलेक्शन आने वाले हैं और इससे करंट गवर्नमेंट के वोट्स पर भी असर पड़ सकता है। ये सब क्या स्पेकुलेशन से बस? तो आओ यार एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं जिससे हमें अच्छी तरह से समझ में आ सके कि सरकार ने प्रोटेस्टर्स की कौन कौन सी डिमांड मानी है और कौन कौन सी डिमांड अभी बाकी है। तो 2020 के प्रोटेस्ट में मेजर डिमांड ये थी कि जो 3 फार्म लॉज हैं उनको हटा दो। तो बेसिकली ये वही 3 फार्म लॉज है जिसमें गवर्नमेंट ने मिडिल मैन को हटाकर फार्मर्स को डायरेक्ट मार्केट से जोड़ दिया था और इन्हीं लॉज के चलते फॉरेन कंपनीज इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करके इंडियन इकोनॉमी को एक ग्रोथ बूस्ट दे सकती थी। बट फार्मर इस लॉ को इम्प्लीमेंट होने देना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे और गवर्नमेंट ने भी पिछली बार के प्रोटेस्ट के बाद इन लॉ को वापस ले लिया था और इस डिमांड को मान के फार्मर की ये मेजर डिमांड पूरी कर दी थी। और सेकंड सबसे मेजर डिमांड ये थी कि MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाओ। तो MSP का मतलब ये है कि सरकार फार्मर्स को लॉस में जाने से बचाने के लिए कुछ सिलेक्टेड क्रॉप्स को फिक्स प्राइस में खरीदती है। पर फार्मर्स ये चाहते थे कि MSP में C2+50% वाले फॉर्मूले को यूज कर उसे बढ़ाया जाए। और आपने न्यूज़ में C2+50% बहुत ज़्यादा सुना होगा, तो अब समझ लेते हैं कि C2+50% स्वामीनाथन फॉर्मूला आखिर है क्या। तो ये पार्ट कुछ लोगों के लिए बोरिंग हो सकता है, तो वो चाहें तो इस पार्ट को स्किप करके नेक्स्ट चैप्टर पर जंप कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अभी जो किसानों को MSP मिलती है उसका फॉर्मूला क्या है और चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। तो द कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP एक मेन रोल प्ले करती है बिहाइंड दिस सेटअप फॉर कैलकुलेटिंग MSP फॉर स्पेसिफिक क्रॉप्स। और ये कमीशन 2 मेजर कॉस्ट देखते हैं MSP के लिए इस पूरे देश में। तो पहला वेरिएबल है A2 कॉस्ट वेरिएबल। इसके अंदर फार्मर के द्वारा यूज़ की गई वो हर चीज़ होगी जिसके अंदर उनका खर्चा हुआ हो, जैसे कि सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, हायर लेबर्ड, फ्यूल एंड इरिगेशन के लिए जो वाटर यूज़ होता है वो भी। और फिर दूसरा वेरिएबल है FL जो कि A2 वेरिएबल में ऐड होकर एक एस्टिमेट वैल्यू बताता है वर्क डन बाय फार्मर्स फैमिली। तो CACP FL और A2 को ऐड करता है और बताता है उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और उसके बाद MSP आती है A2 + FL + 50% ऑफ A2 FL। ओके, अब अगर ये आपको समझ आ चुका है तो अब समझते हैं कि फार्मर्स ने किस तरह के फॉर्मूले की मांग की थी और ये C2 आखिर है क्या। तो फार्मर्स चाहते हैं कि MSP स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट के हिसाब से कैलकुलेट हो। तो इस रिपोर्ट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंडर A2 + FL के अलावा एक और वेरिएबल आता है जो है वेरिएबल X, जो इस पूरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को C2 बना देता है। तो X वेरिएबल के अंडर आता है वो इंटरेस्ट जो फार्मर की खुद की संपत्ति है और जो उसने किराया भरा है लीज लैंड पर या फिर खुद की जमीन का किराया अगर उसने जमीन को किराए पर दे दिया होता तो। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो मान लो कि प्रिया एक किसान है और उसके पास 2 लाख के फार्मिंग इक्विपमेंट्स है और उसके पास एक खेत भी है 1 एकड़ का जो कि उसे 20,000 रुपए किराया दे सकता है। तो स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट के हिसाब से उसने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं अपने फार्मिंग इक्विपमेंट्स में और वो अपनी जमीन यूज कर रही है खेती के लिए। तो इसमें 2 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सामने आती हैं जो है कि अगर वो 2 लाख रुपए की FD करवाती तो उसे मिलता 5% इंटरेस्ट, या फिर जो जमीन है उसे अगर वो रेंट पर देती तो उसे 20,000 रुपए पर मंथ का फायदा होता। तो उसके अपनी जमीन पर कल्टीवेशन करने की वजह से जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है वो है 5% ऑफ 2 लाख रुपीज + 20,000 इन रेंट, जो कि 10,000 + 20,000 पर मंथ है इन रेंट, जो कि 10,000 + 2.4 लाख इज इक्वल्स टू 2.5 लाख इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो ये थी वैल्यू X की अपने इक्वेशन में और रिपोर्ट ये कहती है कि MSP मस्ट बी कैलकुलेटेड एज A2 + FL + X + 50% of A2 + FL + X is equals to C2 + 50% of C2। तो अब देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल से फार्मर्स की MSP में कितना बड़ा अंतर आ सकता है। ये चार्ट बताता है कि कैसे C2 + 50% फॉर्मूला कितना डिफरेंट है करंट फॉर्मूले से। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि 9 से 40% तक का अंतर आ जाता है बस एक वेरिएबल से।
आसान भाषा में कहें तो किसान बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं अगर C2+ 50% वाला फॉर्मूला यूज होने लग जाए तो। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या है, तो इसका जवाब मैंने अगले पॉइंट्स में दिया है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। और हाँ, ये डिमांड भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। और तीसरी डिमांड ये थी कि पूरे देश में फ्यूल्स पर लगने वाले जो भी टैक्सेस हैं, यानी कि जो भी टैक्सेस पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिसिटी पर लगते हैं, उनको हटा दो। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्सेस से ही सरकार 8 लाख करोड़ यानी कि 2% ऑफ इंडियन जीडीपी कमा लेती है। तो इसे हटाना तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी इंडियन गवर्नमेंट के लिए। तो ये तो थी पिछली बार की कुछ डिमांड्स। तो अब हम आते हैं इस बार की डिमांड्स पर और इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इस बार की भी डिमांड ये है कि MSP को बढ़ाओ और उसे एक लॉ में कन्वर्ट कर दो, ताकि जिससे कोई भी गवर्नमेंट रहे पर किसानों को कंपल्सरीली MSP मिलती रहे, फिर चाहे उस साल गवर्नमेंट का प्रॉफिट हुआ हो या फिर लॉस। और तो और गवर्नमेंट 23 नॉन पेरिशेबल क्रॉप्स पर फार्मर्स को MSP दे रही है, लेकिन फार्मर्स की डिमांड ये है कि उन्हें पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल सारी क्रॉप्स पर MSP चाहिए। और गवर्नमेंट इन 23 नॉन पेरिशेबल क्रॉप्स में ही लगभग 2.25 लाख करोड़ मतलब 2.75 लाख करोड़ खर्च कर देती है। अगर सारी पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल क्रॉप्स पर अगर सरकार MSP देने लग गई तो पता नहीं कितने लाख करोड़ खर्च हो जाएंगे। तो चलो हाइपोथेटिकली अगर ये डिमांड मान भी ली जाए तो ना ही गवर्नमेंट के पास और ना ही प्राइवेट सेक्टर के पास, किसी के पास भी इतनी ज़मीन नहीं है कि वो इन सारी क्रॉप्स को स्टोर कर पाए। क्योंकि अगर हर तरह की पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल क्रॉप्स पर MSP मिलने लग गई तो हर तरह की क्रॉप्स का कल्टीवेशन बढ़ जाएगा और इनका कल्टीवेशन एक्सेस में होगा, और जिस वजह से उन्हें स्टोर भी करना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो बहुत जल्दी खराब हो सकती हैं। और डिमांड नंबर 2 ये है कि भारत में फार्मर्स और फार्म लेबरर्स पर जो भी 10,000 रुपए से ज़्यादा के लोन्स हैं उन्हें माफ़ कर दिया जाए। तो भारत में करोड़ों लोग किसान हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर से आते हैं और इनके लाखों करोड़ों के लोन मिलाकर 18,40,000 करोड़ से भी ज़्यादा का अमाउंट बैठता है। तो डिमांड नंबर 3 ये है कि 58 या उससे ज़्यादा की उम्र के जितने भी फार्मर्स और या फिर फार्म लेबरर्स हैं उनको 10,000 प्लस की पेंशन दे दी जाए। अब इस देश की पॉपुलेशन मेजॉरिटी में तो किसान है और न जाने उसमें से कितने लोग 58 प्लस होंगे। अगर इन सबको जोड़ा जाए तो ये आंकड़ा आराम से कुछ लाख करोड़ तो ज़रूर पार कर जाएगा। तो डिमांड नंबर 4 ये है कि लखीमपुर खीरी हत्याकांड के जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको सज़ा दी जाए। और दिल्ली मार्च के दौरान 8,000 से भी ज़्यादा फार्मर्स पर फाइल्ड पुलिस केसेस को भी खारिज कर दिया जाए। और कुछ डिमांड तो यूपी नोएडा स्पेसिफिक भी है, जैसे सरकार ने जो कुछ हाईवेज बनाने के लिए फार्मर से ज़मीन खरीदी थी, पर अब वो किसान चाहते हैं कि उन्हें 10% प्लॉट एक्स्ट्रा दे दिया जाए, क्योंकि अब नोएडा की ज़मीन के प्राइजेस बढ़ चुके हैं। और उनकी ये भी डिमांड है कि उन्हें एक गवर्नमेंट जॉब भी ज़रूर मिले। अब आप खुद ही सोचो और एनालाइज करो कि ये डिमांड्स प्रैक्टिकल है या नहीं, क्योंकि इन्हें पूरा करने में लगभग 30 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का खर्चा आएगा गवर्नमेंट के हिस्से में। चलो ये डिमांड तो फिर भी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स से रिलेटेड है, लेकिन इनकी 8th डिमांड तो ये है कि प्रो डेमोक्रेसी इंटेलेक्चुअल्स और CAA प्रोटेस्टर्स को रिहा कर दो। ये डिमांड भी 2020 के प्रोटेस्ट के टाइम पर इन्होंने उठाई थी। भला ये डिमांड किस तरह से फार्मर से रिलेटेड हुई? क्या आपको इस बार कुछ ना कुछ फिशी नहीं लगता इस बार के फार्मर प्रोटेस्ट में? और इस प्रोटेस्ट से ओपन सोसाइटी CSDS का भी लिंक है, जो कि जॉर्ज सोरोस की एक कंपनी है। और ये आप सभी जानते होंगे कि जॉर्ज सोरोस इंडिया में 8,000 करोड़ से भी ज्यादा फंड कर रहा है करंट गवर्नमेंट को गिरा देने के लिए। तो बस ये थे कुछ फैक्ट्स और डेटा जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। आपके क्या थॉट्स है इस प्रोटेस्ट को लेके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। और अगर आप इस तरह के डिटेल एनालिसिस वाली वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।